शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अचानक से अपने बिस्तर से उठता है और बाहर शॉकिंग तरीके से देखता है। वह सोचता है कि क्या वह उसे गेम के अंदर आ चुका है जो वह अक्सर खेला करता है। उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका होता है। वह हमें हमें बताता है कि वह 3 साल पहले इस गेम में एक कैरेक्टर के रूप में जगा, जिसका नाम है हीरोइक लेजेंड्स ऑफ अरहान, जिसमें बहुत सी खतरनाक घटनाएं होती रहती हैं और अंत में एक अपोकलिप्स आता है जो दुनिया को अंधकार में डुबो देता है। इस दुनिया की कहानी पूरी तरह से अलग है, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह मुझे परेशान नहीं कर सकते क्योंकि अंत में मेन प्लेयर सब कुछ संभाल लेता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिन होता है, जो एक एनपीसी होता है। एक ऐसा एनपीसी जो शुरुआती मिशन में आया होता है जब मेन प्लेयर विलेजर्स को बचाने के लिए बोलता है। वह सोचता है कि यह गेम कितना अच्छे से बनाया गया है, जिसमें सभी लोग एकदम रियल लग रहे हैं। यह बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है और सब कुछ गेम की स्टोरी के जैसे ही हो रहा है। तभी कोरिन बोलता है कि चलो देखते हैं मेन प्लेयर कैसे दिखते हैं। तभी कोरिन एक रास्ते पर जाते हुए बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तभी उसे अपने कानों में एक आदमी की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है कि कितना अनोइंग है। वो वहीं पर बैठे बैठे गेम पर गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी कोरिन देखता है कि क्या यह एक प्लेयर है, तो सीहू सोच रहा होता है कि क्या अब उसे खुद से इस गेम को सीखना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते हैं। तभी कोरिन आकर सीहू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। तभी कोरिन अपने मन में सोचता है कि सीहू भी मेरी तरह अर्थ से है। हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही अंतर है कि सीहू एक मेन प्लेयर है जिसकी वजह से वह अपने स्टेट्स को देख सकता है। तभी सीहू अपनी स्टेटस विंडो को देखकर सोच रहा होता है कि ये एट्रीब्यूट्स क्या है और मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। कोरिन सोचता है कि सीहू ने यह गेम पहले कभी नहीं खेला है, तो मेरे जैसे एनपीसी को इसकी मदद करनी चाहिए। कोरिन सोचता है कि सीहू कितना लकी है जिसे मेरे जैसा एनपीसी मिला, जो इस गेम के बारे में सब कुछ जानता है, जिसे इस गेम के सारे अंतिम परिणाम पता है। तभी कोरिन सीहू से पूछता है कि क्या तुम एक मेज़ बनना चाहते हो। सीहू बोलता है कि हाँ। तब कोरिन बोलता है कि तुम्हें इसके अगले चैप्टर में एक स्किल बुक मिलेगी, इसीलिए आगे का रास्ता दिखाने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिस तरह की जानकारी मैं सीहू को देने जा रहा हूँ, उसकी वजह से वह आगे जाकर आराम से कई लोगों से जल्दी अपनी स्किल्स को अच्छे से अच्छा कर सकता है। जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर डॉग उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी सीहू अपने स्पेल की मदद से उसे आराम से मार देता है और वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वह दोनों मिलकर उनको मारने लगते हैं। तब कोरिन बता रहा होता है कि एक एनपीसी होने की वजह से वह कुछ लिमिटेड चीज़ें ही कर सकता है, लेकिन उसकी गेम की नॉलेज की वजह से और सीहू की एबिलिटीज़ की वजह से वह दोनों एक अच्छी टीम बनाएंगे और अनगिनत लोगों को बचाएंगे, इस दुनिया को ख़त्म होने से बचाएंगे और अर्थ पर वापस चले जाएंगे। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जब वो सब उन मॉन्स्टर को मार देते हैं, तब वहाँ पर सीहू आकर बोलता है कि यह क्या है। तो कोरिन उसे बताता है कि यह एक लो लेवल एलिक्सियर जो माना को रिस्टोर करता है, और कोरिन उसे पीते हुए सोच रहा होता है यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे हंटर्स को दिखाया जाता है। फिर कोरिन बताता है कि इस गेम में फैंटेसी और एक्शन दोनों होते हैं, और साथ ही काफ़ी सारी फीमेल कैरेक्टर के साथ रोमांस भी होता है, लेकिन सीहू कभी किसी दूसरे प्लेयर के साथ टीम में नहीं आया है। तब दिखाया जाता है कि सीहू काफ़ी सारे लोगों को अपनी टीम में ले रहा होता है। तो कोरिन सोचता है कि ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करना हमारी टीम को ही खराब करेगा। लेकिन मुझे सच का पता तब चलता है जब सोर्ड मास्टर की ग्रैंड ओगटर की डेथ एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन हो जाती है। उसके बाद मरी, जो पहले स्टेज की फाइनल बॉस है, वो भी कहीं गायब हो जाती है। लोगों की इन अचानक मौतों और स्टोरी में भी बदलाव हो रहे थे। इसी बीच मुझे सीहू का असली सच पता चला। उसके भोले चेहरे के पीछे जो छुपा हुआ था, उसके बारे में पता चलने से पहले बहुत देर चुकी थी। जैसे ही मुझे सीहू पर शक हुआ, तो मैंने उसका पीछा किया कि सीहू हर रोज़ रात को कहा जाता है, और मैं अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर सकता कि अंडरग्राउंड में ऐसी भी कोई जगह है। यह तो उसकी इन्वेंट्री है, और ये मरी की छड़ी यहाँ क्या कर रही है। और हमें वहाँ पर और भी काफ़ी सारे हथियार दिखाए जाते हैं। यह उन सभी लोगों के होते हैं जो अचानक से गेम से गायब हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर हमें मरी को दिखाया जाता है जो एक कंटेनर में बंद होती है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, अरे नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कोरिन सीहू से पूछता है कि यह सब क्या है, और तुमने तो कहा था कि जब तुम मरी का पीछा कर रहे थे तब तुमने उसे खो दिया था। तब सीहू बोलता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक डीमन है, तो इसीलिए हमें इसके कीमती खून को ऐसे ही खराब नहीं जाने दे सकते। इसीलिए मैं इसका खून एक अच्छे तरीके से काम में ले रहा हूँ। ये वही लो लेवल एलिक्सर है जो तुमने उस दिन पी थी।
वो सब याद करके कोरिन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तब सीहू बताता है कि इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि ये काफ़ी समय तक जंगल में छुपी हुई थी। फिर कोरिन उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी सीहू उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि मैंने ये सब बस गेम की कहानी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए किया, क्योंकि इसमें खेलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता था। सीहू उससे बोलता है कि तुम उन जैसे लोगों की इतनी परवाह करते थे जो कि किसी काम के नहीं थे, जबकि वो अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते, और यही सबसे अच्छा तरीका था उनके जैसे एनपीसी को अच्छे से काम में लेने का। विश्वास करो, मैं तुमसे ज़्यादा इस गेम के बारे में जानता हूँ। कोरिन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने हमेशा से ही मेरा इस्तेमाल किया और ये इस गेम में नया नहीं था। कोरिन उससे पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है, तो सीहू बोलता है कि बस सिर्फ 3 लोगों को मारने के बाद वो 8 लाख तक पहुंच जाएगा। तभी कोरिन गुस्से में सीहू का कॉलर पकड़ लेता है, तो सीहू बोलता है कि तुमने भी तो कितने सारे लोगों को मारा है। कोरिन बोलता है कि मैंने सिर्फ उन विलन को मारा है जिन्होंने मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था और जो लोग इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते थे। कोरिन बोलता है कि और तुम्हें इन सब हथियारों की ज़रूरत किस लिए पड़ने लग गई, क्योंकि तुम तो एक मेज़ हो और तुम इस दवाई को अपनी स्किल से भी बना सकते थे। तो फिर तुम्हें इन सब की ज़रूरत किस लिए पड़ी। कोरिन उससे बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इन लोगों की ज़रूरत थी अपनी, जिससे तुम अपनी भड़ास निकाल पाओ। जैसे ही कोरिन ये बोलता है तो सीहू उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और कोरिन जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। तब सीहू उसके पास आकर बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी पूरी दुनिया हो। ये सुनने के साथ ही कोरिन पूरा शॉक हो जाता है और सीहू बोलता है कि मैंने उन सबको अपने रास्ते से हटा दिया जो हमारे फ्यूचर के बीच में आ रहे थे। कोरिन बोलता है कि तो क्या मतलब इसीलिए हमारी टीम में कोई भी लड़की नहीं है। सीहू कोरिन से बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे पार्टी मेंबर्स है और मेरा तो सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। भाई क्या ही ट्विस्ट लेके आ रहे हैं इस मांगा में। ये बात सुनते ही कोरिन सीहू को पंच करके वहां से भाग रहा होता है, तभी सीहू अपने स्पेल से उसको पकड़ लेता है। कोरिन रोते हुए बोल रहा होता है कि यह सच नहीं हो सकता, मुझे यहां से जाने दो। सीहू कोरिन के पास आकर बोलता है कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें हमेशा यहां बंद करके रखूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। तभी सीहू उसे वैसे ही छोड़कर जाने लगता है और बोलता है कि बस कुछ देर और, जैसे ही ये जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तभी कोरिन एक जगह लेटा हुआ होता है और उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि फाइनल बॉस के साथ फाइट शुरू हो गई है। कोरिन सोचता है कि जैसे ही वो बॉस को भी हरा देगा तो फिर मेरा क्या होगा, लेकिन तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि मिशन फेल हो गया है और प्लेयर मर चुका है। उसके बाद फिर से हमें कोरिन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से शॉक में उठता है और बाहर देख के सोचता है कि क्या मैं फिर से पास्ट में आ गया हूं। ये वही दिन है जब मैं 3 साल पहले इस गेम में आया था। तभी वो कांप रहा होता है और बोलता है कि मुझे सीहू को मारना होगा, मुझे मेन प्लेयर को मारना ही होगा। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है और आगे के एपिसोड्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता कि कोरिन भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि यही सही टाइम है सीहू को रोकने का, क्योंकि वो अब भी मेरी तरह 5वें स्तर पर ही है। जैसे ही वो मरकावा एकेडमी में आ जाएगा तो उससे ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास अभी भी टाइम है क्योंकि एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी को अभी भी 5 दिन बाकी है। कोरिन एक मशरूम को तोड़ते हुए बोलता है कि मेरे पास सिर्फ अभी का चांस है सीहू को मारने का। तभी हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ प्लेयर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें गाड़ी के ठीक होने तक लोगों को सेफ रखना होगा। जैसे ही वो सारे हमला कर रहे मॉन्स्टर को मार देते हैं तो उनके पीछे से एक आदमी उनको बोलता है कि गाड़ी ठीक हो गई है। उसकी आवाज़ सुन के लौरा और लियोन उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से हमला होता है और वो एक बियोवुल्फ होता है जो कि दूसरे स्तर का मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर अचानक से दहाड़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है और लौरा को एक ही बार में नीचे गिरा देता है। वहाँ पर कोरिन भी पहुंच चुका होता है। कोरिन बोलता है कि मैं पहले से ही बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन कोरिन झाड़ियों के पीछे ही छुपे रहने का सोचता है क्योंकि वो वहाँ पर सीहू के जैसे लड़के को देखता है। तभी हमें उन प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन सीहू को बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा टाइम निकलता हूँ, तब तक तुम सब यहाँ से निकल जाओ। तब सीहू उन सबको यहाँ से निकलने का बोलता है, लेकिन अरीशा उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या होगा। तो सीहू बोलता है कि मैं लियोन को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, भाग जाओ, क्योंकि उस बियोवुल्फ ने लियोन को भी मार दिया होता है और बियोवुल्फ सीहू पर भी हमला करने ही वाला होता है। लेकिन वहां पर अरीशा आकर उस पर तलवार से बहुत तेजी से हमला करती है,
लेकिन वो मॉन्स्टर उसको डॉज कर लेता है, जिससे अरीशा शॉक में होती है। अरीशा पीछे हटते हुए सिहू से बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इसे मैं संभालती हूँ। तभी पीछे से सिहू अपना चाकू निकालते हुए बोलता है कि मैं कितना परेशान था कि यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। किसने सोचा था कि मुझे यहाँ पर एडन के घर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी मिल जाएगी, जिसके पास डीमन स्लेयर ब्लेड है। इसी के साथ सिहू अरीशा पर एक खतरनाक स्माइल के साथ हमला कर देता है। कोरिन उसे देख के सोच रहा होता है कि मेरा अंदाजा सही निकला, ये तो सच में सिहू ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिहू ने अरीशा के हाथ में चाकू से कट कर दिया होता है। वो सिहू से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तभी उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। सिंह बताता है कि उसने अपने चाकू में जहर लगाया होता है, जिससे तुम जल्दी ही मर जाओगी। तभी दूसरी तरफ वो बियोवुल्फ एक बार फिर से अरीशा पर हमला कर देता है, जिसका वो बहुत मुश्किल से सामना कर रही होती है। कोरिन बताता है कि अगर इस क्वेस्ट में अरीशा मारी जाती है तो सिहू उसकी डीमन स्लेयर सोर्ड ले लेगा और सोर्ड मास्टर लूनिया को अपनी टीम में शामिल कर लेगा। सिहू सोचता कि इसको दिया हुआ जहर शायद कम रह गया, जिसकी वजह से ये अभी तक इस बियोवुल्फ को झेल पा रही है। तभी वो काफ़ी मुश्किल से पीछे हटते हुए सोचती है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करती है। और उससे जैसे ही बियोवुल्फ पर हमला करने वाली होती है, तभी उसके पास एक चाकू आता है जो सिहू ने फेंका होता है, और अरीशा उस चाकू को रोकने के लिए उसे अपनी तलवार से डॉज करती है और अपनी स्किल को खराब कर देती है। लेकिन वो बियोवुल्फ अरीशा पर हमला कर देता है, लेकिन अरीशा भी बियोवुल्फ पर अपनी तलवार से हमला कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और अरीशा की भी बॉडी से भी बहुत खून आ रहा होता है। तभी वह पर सिहू आकर डीमन स्लेयर सोर्ड को उठा लेता और बोलता है कि इसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन एनपीसी को मारने से भी तो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। ये बोलते हुए सिहू बुरी तरह से घायल पड़ी अरीशा की तरफ एक डरावनी स्माइल के साथ देखता है। जैसे ही सिहू अरीशा की तरफ बढ़ता है तो उसके सर पर एक पोटली आकर लगती है, जिसमें टोपैनिक मशरूम का पाउडर होता है, जिससे उसकी तरफ कुछ डिमोनिक बीस्ट्स आने लगते हैं, क्योंकि उनको ये मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे बीस्ट रैट सिहू पर हमला कर देते हैं। तभी पीछे से वहां पर कोरिन आकर अरीशा को उठाने लगता है और अपने चाकू से बियोवुल्फ के दांत निकालने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से सिहू की आवाज आती है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। कोरिन अपने मन में सोचता है कि क्या डीमन स्लेयर सोर्ड इतनी अच्छी है जिसने 3 रैट मॉन्स्टर को 1 मिनट के अंदर मार दिया। जैसे ही कोरिन पीछे घूमता है तो सिहू बोलता है कि क्या तुम कोरिन हो। इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है, और गाइस आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिहू कोरिन से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोरिन सोचता है कि क्या इसके पास पहले की यादें नहीं हैं, और ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। कोरिन सिहू से बोलता है कि क्या तुम इस तरह से सोर्ड को पकड़ के खुद को ही चोट पहुंचाना चाहते हो। और जैसे ही सिहू अपनी सोर्ड की तरफ देखता है तो कोरिन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है, जिससे सिहू गुस्से में आकर उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है और कोरिन उससे आसानी से बच जाता है। कोरिन बोलता है कि सिहू के स्टैट्स मुझसे कई ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे कैसे भी करके उससे जितना ही होगा। इतना बोलते ही कोरिन सिहू के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है, जिससे सिहू बहुत मुश्किल से बच पाता है। कोरिन उसके ऊपर काउंटलेस अटैक करता है, जिससे वो सिहू के चेस्ट में अपना चाकू घुसा देता है और सिहू को जमीन पर पटक देता है। कोरिन जैसे ही अपने दूसरे चाकू से सिहू पर हमला करने वाला होता है, तभी सिहू उसे अपने हाथ से रोक लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरिन अपना पूरा जोर लगाकर उसके गले में अपने चाकू को घुसा देता है। और कोरिन बोलता है कि थैंक यू मेरी पिछली लाइफ में मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने जो किया मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। और कोरिन उसकी बॉडी पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जिसमें सिहू पार्क का कार्ड होता है, और सिस्टम कोरिन को एक सब प्लेयर बताता है जिसे द कंटिन्यूड सक्सेसर का टाइटल मिला होता है। कोरिन बोलता है कि एक सब प्लेयर, तो इसका मतलब अब मैं भी स्टेट विंडो को देख सकता हूं। उसके बाद वो अरीशा के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अरीशा बोलती है कि मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। कोरिन सोचता कि शायद सिहू ने अरीशा को पीकॉक फ्रॉग वाला जहर दिया है। एक शुरुआती प्लेयर के लिए इतना खतरनाक जहर बनाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और ये अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हाई लेवल का जहर होता तो अरीशा कब की मर चुकी होती। कोरिन अरीशा की बॉडी से वो मॉन्स्टर का दांत निकाल रहा होता है, और वो बताता है कि वो ब्लीडिंग रोकने और जहर को ख़त्म करने में एक्सपर्ट है। कोरिन अपने बेल्ट को अरीशा के हाथ पर बांध देता है और सिहू के हाथ को उसके मुंह में दबा देता है, और बोलता है कि जब भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला है तो तुम जब चाहो तब इसको काट सकती हो।
कोरिन अरीशा की बॉडी से दांत को निकलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं 3 साल पीछे क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे यह पर आकर मेन प्लेयर को मारना है और जिन लोगों को मैंने अपनी पिछली लाइफ में खो दिया था इस बार उन सबको बचाना है। आगे दिखाया जाता है कि कोरिन एक जगह बैठकर उस जहर का एंटीडोट बना रहा होता है। तभी अरीशा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन कोरिन बोलता है कि ये अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम सिर्फ आराम करो और जब एंटीडोट तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। और वो मन में सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो जितने कम लोगों को पता है मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। कोरिन वहां पर बैठ के अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है कि ये गेम की टाइटल की तरह ये स्टोरी एक हीरो की है जो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है और बाद में हीरो बनकर इस दुनिया को बचाता है। इसमें एक कंडीशन है कि हमें स्टोरी के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि अगर हम गेम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो एक टाइम के बाद फाइनल बॉस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन अब तो मेन प्लेयर मर चुका है, तो अब इसकी जगह कौन लेगा? कोरिन ये सब सोच रहा होता है, लेकिन सिस्टम से बार बार नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि वो एक सब प्लेयर है, फिर भी सिर्फ स्टैट विंडो के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकता। पिछले 3 सालों में कोरिन ने बहुत मेहनत की होती है और सिर्फ एक ही तरह के मैजिक को सीख पाता है, जो रून्स होता है। कोरिन रून्स के बारे में बताता है कि रून्स एक एंशिएंट लेटर है जो मैजिकल पावर्स रखता है। ड्यूटी, रिस्ट्रेंट और ओथ, इन तीनों को रून्स ऑफ ट्रोथ कहा जाता है। ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसलिए यह सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक माने जाते थे। कोरिन सोचता है कि मुझे इन तीनों को अपनी बॉडी में फिर से डालना होगा और उसके बाद कोरिन अपनी उंगली से खून निकालकर अपने हाथ पर लगाता है और उसी खून से अपने हाथ पर कुछ मंत्र लिखने लगता है, जिसमें सबसे पहले वो ड्यूटी को अपनी बॉडी में लेता है। कोरिन बताता है कि रून्स एक प्रॉमिस की पर काम करते हैं। जैसे सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो इनको पाने वाले को पहले खुद से प्रॉमिस करना होता है, जिससे ये रून्स लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर प्रॉमिस हल्का है और आसानी से फॉलो किया जा सकता है तो स्टेट्स बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। कोरिन बोलता है कि लेकिन मैं खुद से एक ऐसा प्रॉमिस करूंगा जो ज़्यादा भारी होगा। तभी हमें सिस्टम में दिखाया जाता है कि कोरिन ने चूज़ किया होता है कि वो कभी भी अच्छे लोगों पर भी कभी अंधा भरोसा नहीं करूंगा। सिस्टम उसको बताता है कि जब भी प्लेयर कोई क्वेस्ट को क्लियर करेगा तो उसके स्टैट्स बढ़ेगा, लेकिन सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि ड्यूटी को उसकी बॉडी रखने में फेल हो गई, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स में 10 की पेनल्टी लग जाती है। सेम तरीके से कोरिन रिस्ट्रेंट को भी एक्सेप्ट करता है, जिसमें लिखा होता है कि वो कभी भी आत्माओं को फील नहीं करेगा, क्योंकि कोरिन बताता है कि इस दुनिया में सबके पास थर्ड आई है और भूत, स्पिरिचुअल लोग सब जगह है। ये गोस्ट उन लोगों को परेशान करते हैं जिनके पास थर्ड आई होती है, और जिनके पास ये नहीं होती उनको ये कुछ नहीं कर पाते। सिस्टम कोरिन को बताता है कि उसने रिस्ट्रेंट को तोड़ दिया है, इसलिए अब से उसके ऊपर 600% ज़्यादा डैमेज होगा। और कोरिन की स्पिरिचुअल लोग के लिए एक्यूरेसी रेट 0 हो जाती है और फिजिकल लोगों के लिए एक्यूरेसी रेट 50% बढ़ जाती है। कोरिन बोलता है कि ये पेनल्टी मुझे एक शील्ड देती है जो मुझे सारे स्पिरिचुअल लोगों से बचाती है। और तीसरा है ओथ, जो रून्स की वजह से एक बैकअप की तरह काम करता है, लेकिन ये अप्लाई करने वाले को बहुत बड़े खतरे में डाल देती है, इसलिए हमने कभी पिछली ज़िंदगी में इसको कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन सिहू अपनी पिछली लाइफ में इतनी सारी स्किल्स के बाद भी फाइनल बॉस को नहीं हरा पाया था, इसीलिए मैं आज तक का सबसे भारी ओथ सेलेक्ट करूंगा। ये प्रोसेस करने के बाद कोरिन जोर जोर से सांस ले रहा होता है और बोलता कि इस दुनिया को मैं बचाऊंगा। तभी उसके हार्ट पर काफ़ी सारी चेन लगी होती है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि उसकी रून लेने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अगर वो ओथ को रखने में फेल होता है तो सीधा मारा जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अरीशा एक बेड पर लेती हुई होती है और वो उठकर बैठने लगती है, तो वहां पर एक नर्स आते हुए बोलती कि क्या तुम अभी ठीक हो? तो अरीशा बोलती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या ये मरकावा शहर का हॉस्पिटल है? अरीशा उस नर्स तो से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया। तो नर्स उसे बताती है कि वो अभी अभी यह से चल गया। तभी अरीशा की नज़र अपने सामान पर जाती है जहाँ पर कोरिन का बेल्ट होता है। अरीशा नर्स से पूछती है कि क्या कहीं पास में हनी बॉम्ब कैंडीज बेची जाती है। उसके बाद हमें मरकावा की एंट्रेंस सेरेमनी वाला दिन दिखाया जाता है, जहां पर कोरिन उस एकेडमी के सामने खड़ा होता है और अपने पर्स को चेक करके बोल रहा होता है कि मुझे इसमें जाने के लिए स्टूडेंट आईडी चाहिए। कोरिन बोलता है कि ये तो मैंने पहले ही बनवा ली थी, लेकिन उसे अपने पर्स में एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसके पापा ने लिखा होता है। जैसे ही कोरिन लेटर को खोलता है तो उसमें कोरिन के एक अच्छे फ्यूचर के लिए उसके पापा ने विश किया होता है।
कोरिन सोचता कि जब वो इस बॉडी में आया था तो उसे फैमिली के साथ एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन वो लोग अभी भी मुझे अपनी फैमिली का ही हिस्सा मानते हैं। शायद सिहू और मेरे अंदर यही सबसे बड़ा फ़र्क है। इसी के साथ सिहू उस एकेडमी के अंदर चल जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। अचानक से एक लड़की सभी नए लोगों का स्वागत करती है जो मरी होती है। मरी सबको अपने पास बुलाती है। कोरिन भी उसके पास जाता है तो मरी उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि क्या तुम भी फर्स्ट ईयर से ही हो, तुम काफ़ी लंबे हो, इसीलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा खाना चाहिए। और वो कोरिन को एक आलू ऑफर करती है और बोलती है कि आलू खाओगे? उसके बाद हमें एक मैजिकल बस या वैन का सीन दिखाया जाता है जिसमें मरी सबको एकेडमी के बारे में बता रही होती है। कोरिन मन में सोचता कि ये एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जिसके पास पहले स्तर का मैजिक है और आगे जाकर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। कोरिन बताता है कि मरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामने आना पक्का था क्योंकि वो पहले चैप्टर की फाइनल बॉस हैं। अचानक से गाड़ी एक कॉमन बिल्डिंग के सामने रुक जाती है जहाँ पर सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मारी उतार कर चली जाती है और सभी को आलू दे देती है। मरी के वहाँ से जाने के बाद कोरिन एकेडमी के अंदर आता है। अचानक से उन सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के ऊपर एक मैजिक सर्कल आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम देख क्यों नहीं पा रहे। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है जो उनको एक ट्रैवल मैजिक के लिए इतना ज़्यादा डरने के लिए डांट रही होती है और कोरिन वहाँ पर आराम से खड़ा होता है। कोरिन सोचता है कि क्या ये हारमन की आवाज़ है, ये तो इसका रोज़ का काम है, जैसे कि वो कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप चला रहा हो। उसके बाद हमें मरकावा एकेडमी के बारे में बताया जाता है जहाँ डीमन से लड़ने के लिए हमेशा से ही कुछ अच्छे मैजिक और ऑरा वाले लोग चाहिए होते हैं। इसीलिए मरकावा एकेडमी उन सब फाइटर्स को ट्रेन करती है। अचानक से हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो सभी को अपना नाम फरमैक डमन बताता है, तो मैं इसे हारमन ही बोलूँगा जिससे हमें आसानी हो। हारमन बोलता है कि मैं तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमोनी का इंचार्ज हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। हारमन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम सब यहाँ एक नाइट या एक मैच बनने के लिए आए हो और तुम सब ने एक सर्टिफिकेट भी हासिल किया है क्योंकि तुम हमारे एकेडमी में प्रवेश पाने में कामयाब रहे हो, लेकिन मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तभी उनके सामने उनके एक रैंकिंग सिस्टम ओपन होता है और हमें कोरिन के स्टैट्स दिखाए जाए हैं। कोरिन बोलता है कि ये तो मैंने सोचा उससे भी खराब निकला, मुझे लगा था मैं कम से कम 5वें स्तर पर तो हूँ। हरमन बोलता है कि तुम सबकी जो टोटल रैंक है उसके हिसाब से अपनी रैंक के सामने जाकर खड़े हो जाओ। हम देखते हैं कि कोरिन के साथ और भी काफ़ी लोग होते हैं जो 400 स्टूडेंट्स में सबसे नीचे होता है। हारमन उन सबको एक डरावनी स्माइल के साथ गुड लक बोलता है और सभी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि इस बार काफ़ी अच्छे लोग आए हैं और हमें सेकंड टियर मैजिक वाले लोग दिखाए जाते हैं जिसमें अरीशा जो ग्रैंड डॉटर है ग्रैंड सोर्ड मास्टर की, दूसरी यूएल होती है जो ड्राइड है एवेलोन फॉरेस्ट की, तीसरा दोरोन वर्स की है जो मर्सनरी है अगुम का, चौथा कर्नेल है जो एक गोलम मास्टर और सिर्फ एक फर्स्ट ईयर मैजिक वाली लड़की है जिसका नाम हवारन बताते हैं। वो लेडी जिसका नाम क्लारा है वो सोच रही होती है कि डायरेक्टर ने ऐसी लड़की को एकेडमी में कैसे एक्सेप्ट कर लिया। क्लारा का प्रोटैगनिस्ट बोल रहा होता है कि ये 6th ईयर वाले लोग तो किसी काम के नहीं हैं, तो हमें इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी उसके पीछे से क्लारा गुस्से में बोल रही होती है कि सबको समान एजुकेशन मिलना चाहिए और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम सीधा जाकर डायरेक्टर से ही बात कर लो। वो प्रोटैगनिस्ट डरते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता कि मुझे असेसमेंट स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक वेपन बॉक्स उसके सामने आकर गिरता है। ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है और तुम्हें डिमोनिक बीस्ट्स को अपनी सबसे बेस्ट एबिलिटी से हराना है। कोरिन बताता है कि ये लोग पहले जैसे ही हैं, तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। कोरिन बताता है कि ज़्यादातर 5th और 6th टीयर स्टूडेंट्स अपने लिए एक सोर्ड को ही चूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पिछली बार के टेस्ट में भी यही हुआ था। जैसे ही धीरे धीरे काउंटडाउन कम होने लगता है तो 5th टीयर के काफ़ी सारे डिमोनिक बीस्ट्स आने लगते हैं। तभी कोरिन उनकी तरफ एक वेपन को फेंकता है और बताता है कि एक स्पीयर को मास्टर करने में 100 दिन लगते हैं, एक ब्लेड को मास्टर करने में 1000 दिन लगते हैं और एक सोर्ड को मास्टर करने में 10,000 दिन लगते हैं। इसलिए एक स्पीयर मेरी बेस्ट चॉइस है। इसी के साथ जैसे ही काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है तो कोरिन के फेंके गए स्पीयर से एक डिमोनिक बीस्ट आते ही खत्म भी हो जाता है, जिससे दूसरे बीस्ट बहुत डर जाते हैं और उसकी तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन कोरिन उनको भी बड़ी आसानी से खड़े खड़े ही मार देता है। कोरिन बोलता है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। फिर कोरिन उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपना स्पीयर निकालते हुए बोलता है
कि मुझे इस बार सिर्फ 12 सेकंड लगे और पिछली में एलिमिनेट हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर की नेक्स्ट वेव नहीं आई होती है। 5 मिनट बाद भी कोई वेव नहीं आई होती है तो कोरिन वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। कोरिन सोचता है कि क्या सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट दूसरे प्लेयर्स को देख रहा होता है और काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने इन 5 टियर मॉन्स्टर को 22 सेकंड में हराया था। 5 टियर प्लेयर्स इनको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो जैसे वो 6 टियर प्लेयर मतलब कि कोरिन को देखता है तो वो सोचता है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। उसके बाद वो प्रोटैगनिस्ट फिर से उन्हीं मॉन्स्टर को कोरिन से फाइट के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ कोरिन सोचता है कि फिर से यही मॉन्स्टर क्यों आ गए। जब प्रोटैगनिस्ट दूसरे प्लेयर्स को देख रहा होता है तो वो फिर से देखता है कि कोरिन आराम से बैठा होता है। तो प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये डिवाइस खराब हो गया है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर बोलता है कि क्या तुमने खुद से देखा कि बीस्ट समन नहीं हो रहे हैं। जैसे वो दूसरा आदमी फिर से उन्हीं 5 टियर मॉन्स्टर को समन करता है। तो कोरिन सोचता है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं और वो अपने एक ही वार में तीनों को मार देता है, जिसका टाइम होता है 7.3 सेकंड। इसको देखकर वो दोनों लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट हार्मोन को बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता कि तुमने जिन 3 टियर और 4 टियर प्लेयर्स का टेस्ट लिया उनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कितने टाइम की थी। तो हार्मन बताता है कि जैगर ने सबसे अच्छा किया है जिसका टाइम 3 मिनट 30 सेकंड है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक 4 टियर मॉन्स्टर को समन करता है जिसको कोरिन 3.7 सेकंड में हर देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट एक 3 टियर मॉन्स्टर को समन करता है जिसके ऊपर कोरिन अपना रून मैजिक यूज करता है, जिससे वहां खड़े सभी प्रोफेसर लोग भी शॉक में होते हैं। कोरिन सोचता है कि लगता है इसको रून मैजिक से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तभी कोरिन अपने स्पीयर से उस अवल बेर पर ऊपर से हमला कर देता है और उसे भी हरा देता है। वो सीनियर सोचता है कि ये बिल्कुल भी 6 टियर नहीं है। चलो देखते हैं ये डेमोनिक स्पिरिट्स के खिलाफ कब तक टिक पाता है। तभी ऊपर से अनाउंसमेंट होती है कि 5 टियर डेमोनिक स्पिरिट टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। कोरिन किसी के समन होने की नोटिफिकेशन सुनता है लेकिन उसे देख नहीं पाता और नहीं सुन सकता है। और वहीं पर खड़े हुए वो अपनी रिस्ट्रेंट एबिलिटी को टेस्ट करता है। काफ़ी टाइम के बाद भी कुछ नहीं होता तो कोरिन अपनी हार मान लेता है, जिसकी वजह से उसे आगे के टेस्ट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने 5 के लिस्ट ऑफ 4 और 3 टियर मॉन्स्टर को हराने का न्यू रिकॉर्ड सेट किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोरिन को 5 टियर नाइट बनाया जाता है। कोरिन वहां से प्रोटैगनिस्ट को थैंक यू बोलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही कोरिन बाहर आता है तो देखता है कि सब अपनी रैंक की बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें जैगर को दिखाया जाता है। तब कोरिन बताता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो स्टार्टिंग मेन ही प्लेयर से लड़ाई करने की कोशिश करता है। पिछली लाइफ में सिहू ने इसको ये बोलते हुए मार दिया होता है कि ये कितना अनोइंग है। जैगर सभी 5 टियर प्लेयर्स से बोल रहा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने कमजोर मॉन्स्टर से हारना पॉसिबल भी है। तभी हमें लर्च को दिखाया जाता है तो कोरिन बोलता है कि पिछली लाइफ में इसने जेलसी के चलते सिहू और मेरे बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाई थी और इसका अंत भी जैगर की तरह ही हुआ था। अचानक से एक आदमी माइक पर बोलता है कि मैं एआरयू का सर हूं जो कि इस स्कूल का डायरेक्टर है। वो बताता है कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पहले से ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ पा ली है, लेकिन अभी भी बाकी सब लोगों को यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्टर थोड़ी देर लंबा चौड़ा भाषण देता है। उसके बाद हमें जैगर का सीन दिखाया जाता है जो अपनी ही तारीफ कर रहा होता है। तभी वो एक कोने में बैठे एलआरसी को देखता है। जैगर उसके पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा टियर क्या है, तो लार्च बताता है कि 5, और जैगर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी उसके पीछे से कोरिन आता है और उसके टैटू की तारीफ करने लग जाता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप बताता है। तो जैगर बोलता है कि है, और ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है क्योंकि वो एक टैटूइस्ट है। कोरिन बोलता है कि क्या वो बाकी सब भी देख सकता है। तभी उसके पास्ट का सीन दिखाया होता है जहां पर जैगर के गायब होने के बाद उसकी माँ एकेडमी में आती है और जैगर के लिए बहुत रोती है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सभी आराम से बातें कर रहे होते हैं और पीछे से अरीशा उन सबको देख रही होती है और सोचती है कि शायद ये लड़का काफ़ी अच्छा इंसान है। कोरिन सोचता है कि शायद ये करके मैंने एलआरसी पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है क्योंकि इसका स्पेशल ट्रेट चीज़ों को याद रखना है। तभी वो इविल लाफ देता है और अरीशा पीछे से सोचती है कि इसकी स्माइल भी कितनी प्यारी है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि कोरिन ट्रेनिंग रूम में स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। कोरिन बताता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के ऊपर किसी के लिए कोई भी रोक नहीं लगा सकता।
बाहर दो लड़के खड़े होते हैं और उनके पीछे मरी खड़ी होकर कोरिन को देख रही होती है। वो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्पिरिट्स के जीत सकता है। शायद इसको सीनियर ने स्पिरिट ट्रेनिंग के बारे में बताया होगा। तभी उसके पीछे से वहीं ओल्ड सीनियर आता है और बोलता है कि तुम तो नए स्टूडेंट हो ना, तो तुम स्पिरिट्स के साथ फाइट क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम इस लेवल पर इनसे नहीं जीत सकते। कोरिन बोलता है कि मैं कैसे भी करके जीतूंगा, और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या मैंने एंट्रेंस एग्जाम में कोई गड़बड़ कर दी। तभी वो सीनियर स्माइल करते हुए उसकी तारीफ करते हैं और कोरिन को 10 मील की टिकट दे देते हैं, और जाते हुए उससे बोलते हैं कि जब भी तुम जीत है तो सबसे पहले बधाई देने मैं ही आऊँगा। कोरिन जैसे ही एक बार फिर से फाइट हारने के बाद ज़मीन पर थकान से गिर जाता है तो मरी उसके पास जाकर उसे पानी पकड़ाती है और बोलती है कि तुम्हें एक ब्रेक भी ले लेना चाहिए। तुम अभी इससे नहीं जीत सकते, लेकिन आगे जाकर आराम से जीत पाओगे। कोरिन तब सोचता है कि अभी मेरे पास पहले जितना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पहले सिहू की वजह से हम कॉम्बिनेशन विंडो से माना पोशंस और स्किल बुक बना सकते थे, लेकिन अभी यह पानी मोह पर सिहू नहीं है, तो मुझे खुद से ही सब कुछ करना होगा। तभी कोरिन खड़े होते हुए मरी से बोल रहा होता है कि लाइफ में तो कभी दूसरा मौका नहीं आता ना। कोरिन मन में सोचता है कि मेरे पास न तो एक मजबूत शरीर है और न ही कोई बहुत बड़ी मैजिक पावर या ऑरा। सिहू और भविष्य के बारे में मिली जानकारी भी मॉन्स्टर्स और जीनियस के सामने बिल्कुल बेकार थी। हालांकि मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए मुझे सबसे ताकतवर बनना ही होगा। कोरिन सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपनी लिमिट का पता लगाना होगा। यह थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे यह ज़रूर देखना है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की एबिलिटीज़ को कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब वो अपनी सारी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, जिसमें ओमिनस सरपेंट, टाइगर विंड स्विंग, रिवॉल्विंग काउंटर अटैक, हेवन स्पिन, माउंटेन डिस्ट्रॉयर होती हैं। कोरिन सोचता है कि यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोरिन अपनी अल्टीमेट पॉइजनस स्नेक टेक्निक स्नेक डिसेंट यूज़ करता है, जिससे वो एक ही वार में उस स्पिरिट को हरा देता है, जिसको देखकर मरी भी पूरी तरह से शॉक में होती है। और मरी कोरिन की मन ही मन बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है। तभी कोरिन अचानक से सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर को उसने यूज़ कर लिया होता है, और कोरिन वहीं पर फ्रेज होकर पड़ा रहता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मरी सबको एकेडमी की फैसिलिटीज़ के बारे में बता रही होती है। कोरिन वहां खड़े हुए सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले इस बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मेरा रून्स ऑफ ट्रूथ है, क्योंकि इस लाइफ में मेरे पास कोई एलिक्सर भी नहीं है। तभी कोरिन लार्क पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं, और मैं तुमसे ग्रिमवर्क के बारे में भी बता सकता हूं। कोरिन बताता है कि ग्रिमवर्क को एक स्किल बुक बोल सकते हैं, जिससे तुम स्पेशल ट्रेट और पावर ले सकते हो सिर्फ उसको पढ़कर। हमें फिर मेरकावा एकेडमी की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोरिन और लार्क ग्रिमवर्क को ढूंढ रहे होते हैं। कोरिन बताता है कि इस लाइब्रेरी में ह्यूमैनिटी की नॉलेज के साथ ही जैरमोर भी छुपाई हुई है। लार्क कोरिन से बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। तभी कोरिन बोलता है कि हाँ, अगर तुम मेरी कंडीशन फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेट वाली ग्रिमवर्क दूंगा। तभी कोरिन बहुत सारी बुक्स नीचे गिराने लग जाता है, तो लार्क उससे बोलता है कि यह लाइब्रेरी है, यहाँ पर शोर मत करो। जैसे ही कोरिन एक और बुक को नीचे गिराता है तो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। कोरिन बता रहा होता है कि जिसके पास माना या मैजिक कम होता है, वो चाहे कुछ भी कर ले रियलिटी में, उसकी मैजिक पावर पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि उसके पास ग्रिमवर्क ना हो। और वो दोनों उस सीक्रेट रूम में जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों उस रास्ते में होते हैं तो कोरिन लार्क से बोलता कि क्या तुम अपना प्रॉमिस निभाने के लिए तैयार हो ना। तभी लार्क बोलता है कि तुम मुझसे एक बुरी आत्मा से छुटकारा दिलवाने में मदद चाहते हो, है ना? वैसे ये तो बताओ कोरिन कि मुझे करना क्या होगा। तभी कोरिन उसके फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे लार्क सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कोरिन एक डरावनी हंसी के साथ लार्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और गाइज, आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि कोरिन लार्क के पास बैठा हुआ है, जो जमीन पर लेटा पड़ा है। कोरिन कुछ सोचता है और उसके दिमाग में यह बात आती है कि वह यहां लार्क की मदद करने ही आया था। फिर वह कुछ और सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके दिमाग में एक स्पेशल क्वेस्ट को पूरा करने की बात आती है। कोरिन मन ही मन सोचता है कि अगर वह यहां रहने वाले डेमोनिक स्पिरिट को हरा देता है तो उसे वह हिडन पीस मिल जाएगा जो उसे चाहिए। फिर कोरिन बोलता है कि लेकिन यहां पर कोरिन की योजना में एक छोटी सी दिक्कत आ गई है।
अचानक एक बहुत शक्तिशाली डेमोनिक स्पिरिट वहां प्रकट होता है, जिसके विशाल शरीर और भयानक चेहरे को देखकर लगता है कि यह कोरिन के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है। कोरिन मन ही मन सोच रहा है कि यह क्वेस्ट तो पहले से ही इतना मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। एक रेगुलर डेमोनिक स्पिरिट भी बहुत कठिन होता, लेकिन एक स्पेशल टीयर, यह तो नामुमकिन सा है। तभी उसके ऊपर अचानक पीछे से वही डेमोनिक स्पिरिट हमला कर देती है, लेकिन कोरिन उससे आसानी से बच जाता है और उसे फील होता है कि यह इतना पावरफुल अटैक था जिससे कोई नॉर्मल प्लेयर तो आसानी से मर जाता। लेकिन वह अपनी एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट। इस एबिलिटी के कारण वह स्पिरिट्स को नहीं देख पाता। कोरिन सोचता है कि ड्यूक के अटैक्स उस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर वह परेशानी में पड़ जाता है क्योंकि वह स्पिरिट को देख ही नहीं पा रहा और सोचता है कि यह क्या चल रहा है। तभी कोरिन ड्यूक का नाम लेकर कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं स्पिरिट्स को नहीं देख सकता। और फिर कोरिन ड्यूक से बोलता है कि क्या तुम इस लड़के की बॉडी में जा सकते हो। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग मार्क्स नाम के एक खास गुण के साथ पैदा होते हैं। ये मार्क्स उनके जन्मजात गुण होते हैं। ये मार्क्स किसी साधारण इंसान को वैम्पायर या वेयरवुल्फ में बदल सकते हैं। और इसी मार्क के कारण कमांडर सेबेंसिया ड्यूक एक दिन अचानक वैम्पायर में बदल गया और उसने अपने नौकर पर हमला कर दिया। उसने अपनी खून की प्यास को कंट्रोल करने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उसे इस बात का डर था कि कहीं वह अपनी पत्नी और बेटी को भी नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने अपने सारे नौकरों को वहां से भेज दिया और अपने किले के सभी रास्तों को बंद कर दिया, आखिरकार, ताकि वह कभी किसी और इंसान का खून न बहाए। उसके लिए वो खुद को इस ग्रिमवर में ही सील कर लेता है और इसे लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया जाता है। तभी अचानक से ड्यूक लार्क की बॉडी में घुस जाता है। ड्यूक बहुत ही गुस्से में होता है और वो सीधा कोरिन पर हमला कर देता है। कोरिन बोलता है कि जिस तरह से ये सीधा मेरी तरफ आ रहा है, ये तो पक्का हो गया है कि ये अपनी खून पीने की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोरिन एक्सप्लेन करता है कि सेबांसिया ड्यूक सिर्फ उसी बॉडी की फिजिकल कैपेबिलिटीज को यूज कर सकता है जिसे वह पोजेस करता है। फिर वह पूरी ताकत से लार्क पर एक पंच मारता है। कोरिन आगे कहता है कि हेरोइक लीजेंड्स ऑफ अरहान के सभी कैरेक्टर्स में से लार्क ही वह एक था जिसके पास सबसे कम फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैट्स थे। यह बात उसे लार्क के लिए थोड़ा गिल्टी फील कराती है, लेकिन वह मानती है कि ड्यूक क्वेस्ट को क्लियर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर कोरिन धीरे से आगे बढ़ता है और ड्यूक पर अपना पैर रख के बोलता है कि उसे सिर्फ लार्क जो कि पोजेस था उसे मारना था और ड्यूक का वैम्पायर आर्मर और दूसरी टॉप रैंक आइटम्स पानी थी। ये पावरफुल आइटम्स में से कुछ सिहू की फेवरेट थीं और उन्होंने फ्यूचर इवेंट्स में उसकी बहुत मदद की। फिर कोरिन एक गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, पर मैं उसकी तरह नहीं हूं। कोरिन ड्यूक से कहता है कि वह शर्त लगा सकता है कि वह जानना चाहता है कि उसकी पत्नी लुइना ड्यूक और उसकी बेटी सेसिलिया ड्यूक ने कैसी लाइफ जी जब उसने खुद को सील कर लिया था। यह सुनकर ड्यूक थोड़ा चौंक जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और शायद थोड़ी उदासी भी दिखती है। कोरिन ड्यूक से कहता है कि उसने ड्यूक के साथ कई कहानियां शेयर की। उसने ड्यूक को बताया कि उसकी पत्नी कैसल छोड़ने के बाद कैसी रही, उसने कैसे जिया और कैसे उसकी मौत हुई। कोरिन ड्यूक को उसकी बेटी के एक अद्भुत एडवेंचर बनने के बारे में बताता है, जिसने पूरी दुनिया घूमी, और सोचता है कि वह सिहू की तरह सेम अप्रोच नहीं लेना चाहता, बल्कि कोरिन के तौर पर लेना चाहता है, जिसकी इस दुनिया में एक प्यारी फैमिली है। खैर, मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देता है। कोरिन सोचता है कि मैं चाहता था कि इस बेचारे आत्मा को उसके लाइफ का सबसे बड़ा सच पता चले। यह सब सुनकर ड्यूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ड्यूक कोरिन का शुक्रिया अदा करता है उसके परिवार के बारे में बताने के लिए और बिना वार्निंग अटैक करने के लिए माफ़ी मांगता है। कोरिन कहता है कि यह ठीक है क्योंकि उसने उसे छुआ तक नहीं और वैसे भी लार्क के मुक्के नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। फिर कोरिन पूछता है कि क्या वह उससे कुछ और पूछ सकता है। इसके बाद पुरानी इमारत जैसे कुछ खंडहर दिखाई देते हैं और कोरिन कहता है कि वे बातें करते रहे जब तक कि उसके परलोक जाने का समय नहीं आ गया। ड्यूक के परलोक जाने के बाद कोरिन को सोल डस्ट के रूप में एक एपिक आइटम मिलता है, जो सेबांसिया ड्यूक का विखंडित डेमोनिक स्पिरिट है। इसके बाद उसे एक ग्रिमोयर यानी मंत्र पुस्तक मिलती है। जैसे ही वह इसे खोलता है, उसे एक नया स्पेशल ट्रेट मिलता है, द रिसोल्यूट वॉरियर्स रीजनरेशन। कोरिन सोचता है कि यह सिहू का स्पेशल ट्रेट था, लेकिन उसने कभी इसे काम करते नहीं देखा क्योंकि वह कभी घायल ही नहीं हुआ।
फिर वह लार्क को देखकर चौंक जाता है जो होश में आ चुका है, और बोलता है कि तुम उठ गए। आराम से उठो। लार्क धीरे से उठता है, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ, और कोरिन फिर उसे ग्रीमोयर देता है, जिसे देखकर लार्क हैरान हो जाता है और पूछता है क्या वह सच में इसे रख सकता है। कोरिन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वह कहता है, लार्क को अपने पास लाने का मेरा आखिरी कारण यह था कि मैं ऐसे हार्डवर्किंग लोगों को उनके ट्राई करने का फल एक बार जरूर देखना चाहता था। कोरिन को ड्यूटी नाम से एक मैसेज आता है। वो देखता है कि उसकी यह ड्यूटी पूरी हो गई। सेबांसिया ड्यूक, रिवॉर्ड 80 पॉइंट्स, सभी स्टैट्स में बराबर बांटे होते हैं, डिटेल्स एक्सेस नहीं की जा सकती। कोरिन सोचता है मुझे 80 पॉइंट्स मिले। वह हिसाब लगाता है कि उसे 16 बार लेवल अप करना पड़ेगा इतने सारे पॉइंट्स पाने के लिए। उसे कोई लेवल अप नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो ये 80 पॉइंट्स सिर्फ क्वेस्ट को पूरा करके मिले। फिर वह सोचता है शायद गेम मुझे ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है क्योंकि मैं खुद से स्टैट्स नहीं बढ़ा सकता। लेकिन फिर भी एक क्वेस्ट से इतनी ज़्यादा एक्सपी मिलना अजीब है। तभी उसे रून ओन्स ऑफ ड्यूटी मिलती है, जिस पर लिखा है उसे 40 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग रूम का सीन आता है। ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोरिन सबको देखकर चौंक जाता है। मरी पूछती है, हे गाइस, किसी को आलू चाहिए? और सीन में कई लोग दिखते हैं जो तुरंत ही हाँ प्लीज और मुझे भी कहते हैं। मरी कोरिन से पूछती हैं कि क्या तुम स्पिरिट्स के खिलाफ फिर से प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जिस पर कोरिन हामी भरता है। मैरी प्यार से उसे चीयर करते हुए कहती है, मैं तुम्हें चीयर करूंगी। लेकिन दूसरे लोग कानाफूसी करते हुए कहते हैं कि उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 5th टीयर स्पिरिट को कभी नहीं हरा सकता। इस पर कोरिन कहता है कि उसे कल अच्छा मौका नहीं मिला, लेकिन वह इस बार फेल नहीं होगा। मैरी के चीयर करने पर कोरिन हैरान होकर सोचता है कि वह उसके बारे में इतना क्यों परवाह करती है। तभी एक आदमी चिल्लाता है, ऑल राइट, तो मैं 2 गोल्ड कॉइन्स लगाता हूं कि मिस्टर फर्स्ट ईयर जीतेगा। और दूसरा कहता है, मैं सिल्वर कॉइन्स लगाता हूं कि उसकी बुरी तरह से पिटाई होगी। यह सुनकर कोरिन परेशान हो जाता है। ये लोग इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं तो यहां बस प्रैक्टिस करने आया हूं। फिर वह खुद से कहता है, मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। वह अपनी बाहें फैलाता है और कहता है, मैं शायद इस लड़ाई को जीत सकूंगा, खासकर सेबांसिया क्वेस्ट पूरी करने के बाद जो स्टैट्स मुझे मिले हैं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत बन गया हूं। इसके बाद एक तेज आवाज आती है और वह तुरंत अपनी पहली तकनीक थ्रस्ट पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल करता है। कोरिन की पॉइजनस स्नेक तकनीक से स्पिरिट के एक ही वार में तबाह होने पर सब हैरान रह जाते हैं। कोरिन खुद से कहता है, मैं थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया हूं। तभी मरी उसे टोकती है कि तुमने एक दिन में इतना इंप्रूव कैसे कर लिया। कोरिन सोचता है, तो वह कल सब देख रही थी। नहीं आए, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वह मरी की ओर देखता है और मन में आता है, एक डीमन अल्टीमेट पॉइजनस स्नेक तकनीक की गतिविधियों को ट्रैक कैसे कर सकती है। यह तो बिल्कुल ही अलग लेवल की नज़र है। जब कोरिन मरी की आंखों के बारे में सोच रहा होता है, तभी वह उसे बुलाती है और कहती है, ओह राइट, यह तुम्हारे लिए है मिस्टर फर्स्ट ईयर। कोरिन हैरान होता है। मरी उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, तुमने मुझे थोड़े पैसे कमा कर दिए, इसलिए बराबर बांटना सही रहेगा। कोरिन सोचता है, यह मेरा हिस्सा है। और फिर लिजी उससे पूछती है, क्यों, जुआ खेलना पसंद नहीं? कोरिन बुदबुदाता है, ठीक है। फिर वह मन में सोचता है, कौन सा इंसान पैसे को मना करेगा। कोरिन एक लालची स्माइल करते हुए कहता है कि मैरी, मैं तुम्हारे साथ और सौदे करने के लिए एक्साइटेड हूं। इसके बाद सीन बदलकर रात का हो जाता है, जहां कोरिन कुछ खा रहा होता है और वह सोचता है, पिछले जन्म में मैंने जीवित रहने के लिए खुद को मार्शल आर्ट्स को समर्पित कर दिया था। यहां तक कि मैं 6 अल्टीमेट स्पीयर तकनीकों में से 5 को भी पूरा कर सकता हूं। कोरिन एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए सोचता है, भले ही मैं रून मैजिक या भालों से लड़ने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तभी उसे किसी हॉल में एक आवाज सुनाई देती है, तुम? कोरिन हैरान होकर सोचता है, मैं इस आवाज को जानता हूं। और फिर सोचता है, अकादमी में एक इंसान है जिसे मैं कभी नहीं हरा सकूंगा। कोरिन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसे वह कभी नहीं हरा सकता। वह सोचता है, यह सिहू तक को नहीं हरा पाई। हीरोइक लेजेंड्स ऑफ अरहान में सबसे ताकतवर एनपीसी हवारन
वह हैरान होकर पूछता है, यह यहां क्या कर रही है और इसने अचानक मुझसे बात क्यों की। फिर वह सोचने लगता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे शायद इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोरिन हवरन को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोककर कहती है, तुम इस दुनिया से नहीं हो ना। कोरिन का माथा ठनक जाता है और हवरन बोलती हैं कि वह शरीर तुम्हारा नहीं है। कोरिन परेशान होकर पूछता है, इसने अभी क्या कहा? क्या यह जानती है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं? हावरन कोरिन से पूछती है कि दूसरे के शरीर की आत्मा को खाना कैसा लगता है। हावरन का ऐसा पूछना इसलिए सही है क्योंकि वह खुद एक ऐसी लड़की है कि वह एक मृत शरीर है जिसमें मनुष्य और एक डीमन दोनों की आत्मा निवास करती है। शायद इसीलिए वह कोरिन की असली पहचान को देख सकती है। कोरिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है जब वह खुद से पूछा करता था कि पृथ्वी पर मैं कौन था। वह एक स्पोर्ट्स कॉलेज से शुरू होकर मिलिट्री तक गया, हालांकि उसे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। दूसरी ओर हावरन के लिए यह अलग है क्योंकि उसका शरीर वास्तव में किसी और का है। हावरन जो महसूस कर सकती है उसे पूरी तरह से बता पाना मुश्किल है, लेकिन वह कोरिन के शरीर के बारे में जो कुछ भी जानती है उससे उसे यह एहसास होता है कि वह इस दुनिया का नहीं है। कोरिन आगे कहता है कि भले ही दो अलग अलग आत्माएं एक ही शरीर में हों, वे एक साथ रह सकती हैं, भले ही उनके विचार अलग हों। कोरिन आगे कहता है कि भले ही किसी का जन्म किसी एक शरीर में हुआ हो, यह कोई अपराध नहीं है। इस पर हावरन जवाब देती है कि कुछ जीवों के लिए यह अपराध है। तभी हावरन उसे रोककर कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह रुकता नहीं। अगले दिन कोरिन बाहर जाता है। कोरिन एकेडमी के दक्षिणी भाग में स्थित मिशन बोर्ड पर पहुंचता है। वह सुबह जल्दी उठकर एक ही बात सोचता रहा कि यह बोर्ड प्लेयर्स के लिए ज़रूरी था ताकि वे मिशन पूरे कर सकें और गेम में आगे बढ़ सकें। कोरिन मिशन बोर्ड पर जाता है, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान अरीशा की ओर जाता है जो मैसेज बोर्ड को घूर रही है। वह सोचता है कि उसे अरीशा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि पिछली जिंदगी में सिहू ने उसे पहले ही मार डाला था। जब कोरिन अरीशा के पास से गुजरता है तो वह उसे अरीशा एडेन कहकर बुलाता है। अरीशा पलटकर अभिवादन करती है तो कोरिन उससे पूछता है कि क्या वह अपने पहले वीकेंड पर भी मिशन लेने का प्लान बना रही है। वह कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगा था कि अरीशा को खुद को इतना साबित करने की ज़रूरत है क्योंकि वह दूसरे दर्जे की है। अरीशा उसे जवाब देती है कि उसे पैसे कमाने हैं। कोरिन को यह सुनकर हैरानी होती है क्योंकि अरीशा एक काफ़ी रिच फैमिली से आती है और वह पूछता है कि क्या एकेडमी दूसरे दर्जे के छात्रों के लिए खर्च नहीं देती। अरीशा बताती है कि उसके माता पिता काफ़ी संपन्न हैं लेकिन उससे नहीं मिलते। अरीशा फुसफुसाती है कि उसका परिवार खुद कमाने पर बहुत जोर देता है, इसलिए उसे सारा पैसा खुद ही कमाना पड़ता है। वह अपने माता पिता से थोड़ी मदद के लिए विनती करती है, लेकिन वे टस से मस नहीं होते। कोरिन उसे पेट्रोल मिशन का सुझाव देता है क्योंकि वे मुश्किल नहीं होते और भुगतान भी अच्छा करते हैं। अरीशा हैरान होकर पूछती है, सच में? और उसे यह भी पता चलता है कि इस मिशन के लिए 3 लोग साइन अप कर सकते हैं। वह कोरिन से टीम ज्वाइन करने के लिए पूछती है। कोरिन अरीशा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि उसे कई मिशन पूरे करने हैं ताकि वह अपने आंकड़े बढ़ा सके। उसका पहला मिशन एक छोटी सी लड़की की बिल्ली को ढूंढना है। उसे पता है कि इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन वह अपने रून्स ऑफ ट्रूथ को सक्रिय करना चाहता है। वह सोचता है कि यदि वह बिल्ली को वाटर मॉन्स्टर से बचाकर उसकी मालकिन को लौटा देता है। कोरिन मिशन पूरा करके बहुत खुश है क्योंकि इससे उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई हैं। वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि अब छोटे मोटे काम भी उसे बहुत बढ़ावा देंगे। यह देखकर वह छोटी लड़की चौंक जाती है जिसने बिल्ली पकड़ रखी थी। कोरिन को अचानक याद आता है कि उसे एक और महत्वपूर्ण मिशन करना है जिसके बारे में उसने सुबह लिखा भी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाता है कि यह सब गलत है। वह मेज़ पर हाथ पटकता है और कहता है कि उसने सही सॉस बनाने के लिए लहसुन, गाजर और मिर्च सहित 10 से अधिक सामग्री का उपयोग किया है। यह बूढ़ा आदमी बताता है कि उसका सपना एक ऐसा चिकन बनाना था जो ठंडा होने पर भी स्वादिष्ट लगे, लेकिन यह असंभव लगता है क्योंकि सॉस ही काफ़ी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर कोरिन आता है, कॉर्न सिरप। इतना बोलते ही कोरिन वहाँ से चला जाता है और बूढ़ा आदमी सोचता है वह अजीब इंसान कौन था। बूढ़ा आदमी कढ़ाई में कॉर्न सिरप डालता है और सोचता है कि क्या कोई साधारण इंग्रेडिएंट ऐसा कर सकता है। फिर वह चखता है और कहता है यह स्वाद, यही तो है। कोरिन मन ही मन सोचता है कि इस मिशन को पूरा करना उसके लिए कितना ज़रूरी था।
क्योंकि वह सीजन्ड स्पाइसी चिकन के बिना दुनिया में नहीं रह सकता। कोरिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि इस मिशन ने भी उसकी रून्स को सक्रिय कर दिया। वह बहुत खुश होता है और चिल्लाता है, बहुत अच्छे। और फिर सोचता है, बिल्कुल, जो कोई भी सीजन्ड चिकन बनाता है उसे एक अच्छा इंसान होना ही चाहिए। कोरिन खुशी से हंसता है। हावरन उसे देखकर कहती है, वह अजीब है। तभी क्लारा वहां आती है और हावरन से कहती है, तुम यहां हो। मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि तुम बस शहर में घूम रही थी, लेकिन अगली बार बाहर जाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लारा कहती है, आज आपकी जीवित रहने के कौशल का टेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स में किया जाएगा। जंगल के उत्तरी छोर पर बनी जगह तक पहुंचने पर आप परीक्षा पास कर लेंगे। कृपया अपनी रैंक के अनुसार आर्मबैंड को अपने हाथ पर बांध लें। यदि आप कोई अतिरिक्त आर्मबैंड प्राप्त करते हैं तो आप उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें सौंप सकती हैं। क्लारा आगे बताती है कि उन्हें उनके द्वारा लिए गए समय और सौंपे गए आर्मबैंड्स की संख्या और गुणवत्ता के अनुसार अंक दिए जाएंगे। छात्र उन अंकों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। कोरिन गैदरिंग के चारों ओर देखता है और सोचता है कि ह्वार्न यहाँ क्यों नहीं है। वह मान लेता है कि शायद वह बहुत ही उच्च रैंक पर है, इसलिए उसे इन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। तभी गैदरिंग में से एक लड़की पूछती है, कोरिन, अरे अरीशा, तुम्हारा मिशन कैसा रहा? अरीशा जवाब देती है, यह आसान था। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर का खर्च निकालने के लिए पर्याप्त अंक कमा पाई। कोरिन कहता है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। कोरिन अरीशा को कैंडी देते हुए पूछता है, थोड़ी कैंडी चाहिए? यह बहुत ज्यादा मीठी है। अरीशा कैंडी देखकर कहती है, क्या यह हनीकॉम्ब कैंडी है? क्या तुम सच में मुझे यह दे रहे हो? फिर वहां मौजूद सभी छात्रों को संबोधित करती हुई क्लारा कहती है, अब छात्रों, हंटिंग ग्राउंड्स की परीक्षा शुरू होती है। इसके बाद एक मैजिक सर्कल बनता है और सभी गायब हो जाते हैं। कोरिन सोचता है, मैंने बहुत से जादूगर देखे हैं, लेकिन मिस क्लारा के अलावा कोई भी इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। लगता है कि महान जादूगरनी बिल्कुल नहीं बदली है। कोरिन अचानक दूसरी जगह पहुंच जाता है और हैरान होकर पूछता है, क्या ये पहले से ही लड़ रहे हैं? वह याद करता है कि हंटिंग ग्राउंड्स चैलेंज एक महत्वपूर्ण इवेंट है जिसे हार्डकोर प्लेयर्स को बार बार खेलना पड़ता है। यह एक ऐसा बैटल रॉयल है जहां आप किसी भी तरीके से अंक लेने के लिए दूसरे लोगों के आर्म बैंड्स चुराते हैं। कोरिन जवाब देता है, हाँ, यह ठीक है। फिर वह अपने आसपास के लोगों को देखकर कहता है, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, मुझे तुम लोगों में से किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि अब भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वह अरीशा के नीले आर्मबैंड को देखता है जो कि दूसरे दर्जे का है। वह सोचता है, ह्वार्न यहाँ नहीं है, इसलिए अगर मैं अरीशा का ध्यान रखूंगा तो बाकी सब आसान हो जाएंगे। कोरिन बड़बड़ाता है, तुमने शायद यह महसूस नहीं किया अरीशा, लेकिन जो कैंडी मैंने तुम्हें दी थी उस पर ट्रैकिंग रून खुदा हुआ था। वह रून हमें फिर से मिलाने वाला है। वह जोर जोर से हंसता है और चिल्लाता है, अरीशा, अरीशा। तभी क्लारा फॉरेस्ट की ओर बढ़ती हुई कहती है, तो मैं भी वहां की ओर बढ़ूंगी डायरेक्टर। डायरेक्टर उसे रोककर कहते हैं, मैंने विभिन्न स्थानों पर लोगों को तैनात किया है। तभी वह क्लारा पलटकर पूछती है, डायरेक्टर, कहीं आपने उसे नहीं भेज दिया? डायरेक्टर झट से जवाब देते हैं, नहीं, मैंने नहीं भेजा, वह खुद ही इसमें शामिल होना चाहती थी। इस पर वह क्लारा पूछती है, क्या सच में? डायरेक्टर कहते हैं, हाँ। तभी वह हवारन तेजी से कोरिन का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। जब सब लोग अरीशा पर हमला कर रहे होते हैं तो वह उन सब को मारते हुए बोल रही होती है कि तुम सबके साथ क्या हो गया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह सबको मिलकर मुझे घेरना ठीक नहीं है। एक दूसरा लड़का जिसके बाल ब्राउन हैं हवा में उछलता है और चिल्लाता है। कोरिन उस लड़के को एक ही वार में सीधा नीचे गिरा देता है। अरीशा कोरिन से पूछती है, क्या तुमने मुझे बचाया? वह सोचता है कि अरीशा एक सेकंड टियर नाइट है जो पूरी तरह से अपनी फिजिकल एबिलिटीज पर निर्भर करती है। शायद वह अभी तक अपनी स्पेशल ट्रेट द वॉचिंग आइज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इंडिविजुअल कॉम्बैट एबिलिटी के मामले में वह बाकी सेकंड टियर नाइट्स के बीच एवरेज है। हालांकि वह अपनी बड़ी बहन के जितनी अच्छी नहीं थी, जिसमें वास्तव में टैलेंट था। अरीशा फिर भी एक स्किल्ड कॉम्बैटेंट थी जो टॉप 1% में शामिल थी, चूंकि उसने बड़ी आसानी से 7 थर्ड और 4th टियर स्टूडेंट्स की टीम को हराया था। अरीशा को एक 5th टियर नाइट के खिलाफ अपनी जीत पर थोड़ा भी संदेह नहीं था।
फिर कोरिन एक डरावनी स्माइल के साथ अरीशा से बोलता है कि तुम भी एक अच्छी इंसान बन सकती हो अरीशा, तुम्हें बस मुझे वह आर्म बैंड देना होगा। इसी के साथ कोरिन अरीशा पर हमला कर देता है। अरीशा बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये इतना पावरफुल कैसे है। लड़ाई के दौरान अरीशा को एहसास होता है कि कोरिन के क्लोज रेंज स्वॉर्ड रेसलिंग और लॉन्ग रेंज अटैक्स दोनों बहुत मुश्किल हैं। वह सोचती है कि वह मुश्किल से ही उसका सामना कर पा रही है। फिर उसे लगता है कि उसका डिफेंड का तरीका पूरी तरह से सही नहीं है, और वह नोटिस करती है कि उसके प्रहार के बीच थोड़ी सी गति में बदलाव आता है। मुझे बस उसी अंतराल का इंतजार करना होता है। तभी वह हमला करती है और कोरिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इतनी आसानी से फंस गई। फिर वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह कहता है रिवॉल्विंग स्क्रीच, यानी पहले अपने ओपोनेंट के हमले को खुद से दूर हटाओ, यंक यानी फिर अपने ओपोनेंट के हथियार पर नीचे की ओर दबाओ, एंड प्लंज यानी अंत में एक सीधी रेखा में वार करो। अरीशा हैरान हो जाती हैं। कोरिन बताता है कि ये तीनों बेसिक टेक्निक्स मिलकर सबसे शक्तिशाली टेक्निक बनाते हैं, जिसका नाम रिवॉल्विंग यंक प्लग है। कोरिन के इस वार से अरीशा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और दूर जाकर गिरती हैं। वो सोचती है कि अगर मैंने उस हमले को अपने ओरा से ब्लॉक नहीं किया होता तो मैं ज़रूर ढेर हो गई होती। अरीशा अभी भी हैरान है और सोच रही है उसमें ताकत और गति की जो कमी है वह उसकी भरपाई वह अपने स्किल्स से करता है। और फिर सवाल करती है, यह आदमी कौन है? कोरिन एक भयानक मुस्कान के साथ खड़ा है और अरीशा के मन में यह बात आती है, यह सिर्फ 5वें स्तर का नाइट नहीं हो सकता। उसके बाद कोरिन पर अचानक हमला हो जाता है। हमें कोरिन दिखाया जाता है जो चौंक कर चिल्लाता है। उसके सामने एक बड़ी तलवार आती हुई दिखाई देती है जो बहुत जोरदार टक्कर मारती है। कोरिन हैरान होकर उस हथियार को देखता है और उसके मन में विचार आता है, यह बहुत ही ज्यादा भारी है। यह लेयर्ड स्टील से बना एक बैडी डेमोनिक ब्लेड है जिसका घनत्व साधारण स्टील से 4 गुना ज्यादा है। वह समझ जाता है इस विशेष तलवार से मुझ पर हमला किया जाना केवल एक ही आदमी के लिए पॉसिबल है। वह आदमी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी लेयर्ड स्टील स्वॉर्ड को रोक पाओगे। और वह हवा में उछलकर अपनी भारी तलवार को पकड़ लेता है। उसके चारों ओर कई और तलवारें भी हवा में उड़ रही होती हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम उस आर्म बैंड को सौंप दो, 5th टियर। कोरिन सोचता है कि यह डोरॉन वार्स्की यहां क्या कर रहा है। मुझे सच में उम्मीद थी कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। उसने पहले ही दर्जनों विरोधियों को हरा दिया है और फिर भी उसका एक बाल भी अपनी जगह से हिला नहीं है। कोरिन सोचता है कि इससे फाइट करना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो वहां से जाने लगता है, मतलब कि वहां से भागकर कैंप की तरफ जाने लगता है और पीछे से डोरॉन वार्स्की उनके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही वो दोनों कैंप के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो कैंप के दरवाजे पर ही उससे कर्नेल मिल जाता है। तो अरीशा बोलती है कि क्या तुम स्टार्टिंग से ही यहां पे खड़े हुए थे? वह इसे अनुचित मानती है, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कोरिन सोचता है कि मुझे इन दोनों से फाइट करनी ही होगी, जिसे सुनकर अरीशा शॉक में होती है और सोचती है कि क्या ये 2 सेकंड टियर को एक साथ हरा सकता है। कोरिन पूरी ताकत से लड़ने का फैसला कर लिया है। अगले सीन में हम एक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ें सुनते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि लगता है कि पहला छात्र आ चुका है। कोरिन एक कमरे में दाखिल होता है और पूछता है कि क्या वह अब अपना पुरस्कार चुन सकता है। परीक्षक उसे 3 नीले आर्म बैंड्स लाने के लिए शाबाशी देता है, जिस पर कोरिन नम्रतापूर्वक कहता है कि यह सिर्फ भाग्य की बात है। अरीशा यह देखकर हैरान रह जाती है कि कोरिन ने कितने अच्छे तरीके से लड़ाई की। उसने जादुई तलवार के कोर पर तब तक वार किया जब तक कि वह अपनी अधिकतम शक्ति तक नहीं पहुंच गई, और फिर इसे इतनी गहराई से जमीन में धंसा दिया ताकि उसे टेलीकिनेसिस द्वारा बाहर न निकाला जा सके। जिन तलवारों को वह रोक नहीं सकता था उन्हें उसने चकमा दिया या उनसे बच निकला, और फिर धीरे धीरे दिशा बदलकर गोलेम की ओर तलवारों को बढ़ा दिया। कोरिन डोरोन के पीछे चला गया और उसका उपयोग गोलेम के हमलों से बचने के लिए किया। डोरोन को गोलेम से लड़ने पर मजबूर करके उसने गोलेम के कोर पर हमला करने और इसे बेअसर करने का एक मौका बनाया, और फिर तुरंत कर्नेल को खत्म कर दिया। अरीशा कोरिन के कौशल को देखकर शॉक हो जाती है। वह उसकी तेज रिफ्लेक्शन, सटीक निर्णय और शानदार फाइटिंग स्किल्स पर विचार करती है, जिससे वह कुछ ही सेकंड में अपने ओपोनेंट को हरा देता है। कोरिन का युद्ध कौशल उसे अपनी बड़ी बहन की याद दिलाता है।
अरीशा मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है कि शायद उसे अपनी प्रतिभा पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया और उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। वह निश्चित रूप से अब और मेहनत करने का संकल्प लेती है। अरीशा यह सोचकर परेशान हो जाती है कि कोरिन ने उसे बुरी तरह कैसे हरा दिया, खासकर जब वह कुछ कर भी नहीं पाई। डोरोन यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि कोरिन को उसके हथियारों और विशेष गुणों के बारे में पहले से कैसे पता था। नीचे कर्नेल लेटा हुआ नजर आता है। कोरिन उसे बताता है कि गोलेम अनिवार्य रूप से छोटे, शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बड़े लक्ष्य हैं। वह कोरिन को सलाह देता है कि उसे खुद का बचाव करने और गोलेम की रक्षा करने वाला एक दोस्त ढूंढना चाहिए। इस पर कर्नेल हिचकिचाता है, कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, जिससे कोरिन हैरान हो जाता है। इस तरह कोरिन लोकी ने अपने पहले साल के साथियों पर एक बहुत अलग प्रभाव छोड़ा। कोरिन के इनिशियल तीनों प्रतिद्वंद्वियों को हराने के बाद अब अगला नंबर आता है जंगल में सबसे ताकतवर प्रतियोगी, वन की ड्राइड यूएल का। हालांकि यूएल एक शक्तिशाली प्रतियोगी लगती है, लेकिन उसके लिए यह बात सही नहीं है, क्योंकि उस जंगल में केवल पहले वर्ष के छात्र ही नहीं थे। हंटिंग ग्राउंड्स पर सबसे ताकतवर व्यक्ति थी मरकावा एकेडमी की महानतम मेज मैरी यूएल को आराम हरा देती है, जिससे यूएल पूरी तरह पानी पानी हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और गाइज आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो।